दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। ये पिछले साल पूछे गए हैं। तो इसमें जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जीडीपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस ओनली। रीजन है इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड वुड लीड टू डबल काउंटिंग। तो इसमें क्या है कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो तो यही है। ये दोनों ही करेक्ट है। जो आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इसमें आपका ए करेक्ट। तो जीडीपी में, इसमें क्या है, जीडीपी क्या है, इस सकल घरेलू उत्पाद है जिसकी गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु जैसे कि एक तैयार किया हुआ कार ले लीजिए या ब्रेड की पैकेट के मूल्यों को अगर जोड़ देते हैं तो आपका फाइनल गुड्स में आता है। यदि हम कार के इस्तेमाल होने वाले टायर या ब्रेड बनाने वाले आटे जैसी चीजें हैं, उन वस्तुओं की मूल्य जो प्राइस होती है अलग से जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, उनका मूल्य दो बार जुड़ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में दोहरी गणना करते हैं, डबल काउंटिंग। इसलिए क्या है, आपका ये जो दोनों है कथन है, ये दोनों ही कथन और कारण दोनों सही है। अब क्या है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रॉक। तो दक्कन रीजन में क्या है कि ज्वालामुखी की फटने की वजह से जो लावा है वो क्या होता है, जम जाता है, जिससे क्या है कि जो रॉक होती है वो क्या होती है, बेसॉल्ट बेसॉल्ट का फॉर्म पकड़ लेती है। तो डेक्कन ट्रैप रीजन में क्या है, बेसॉल्ट पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि द गुप्ता पीरियड इज ऑफ्टन रिफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। बिल्कुल सही बात है कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन इंडियन आर्ट का गोल्डन गोल्डन एज के नाम से बोला जाता है। एक्सटेंसिव टेम्पल आर्किटेक्चर एंड रिफाइंड स्कल्पचर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पर क्या है कि आर्किटेक्चर जो है, टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है, जिसे कह सकते हो आपकी नागर स्टाइल में, ये सारी चीजें उनके टाइम पर स्टार्ट हुई, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इससे गुप्ता पीरियड के दौरान क्या है, जो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे क्या कह सकते हो, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ये अपनी चरम पर थी। उस टाइम पर अपने यहाँ की जो मंदिर हैं सारे नागर शैली में, उनके निर्माण शुरू हुए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, साथ ही काली कला में सुल्तानगंज की बुद्ध की तांबे की मूर्ति, सारनाथ की मूर्तियां, ये सब क्या है, इसी काल में बनी हुई हैं। इसलिए इस एज को जो मतलब पीरियड था उसे गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया अप्रोच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट असिस्टेंस ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। तो 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसमें क्या है कि अपने पास इंपोर्ट करने के लिए शेष पैसे नहीं बचे थे कि बाहर से सामान मंगाया जा सके, तो उससे फाइनेंशियल क्राइसिस थी उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक से क्या किया, इसने कर्जा लिया था।
से क्या है कि, और इसी टाइम पर इसने अपनी गवर्नमेंट ने जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट है लॉन्च किया। एलपीजी का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ताकि बाहर की जो कंपनियां हैं क्या करें, अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कमेंस इट्स फंक्शनिंग इन द ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अपनी कंट्री की सर्वोच्च न्यायालय, उसने अपना फंक्शनिंग 1950 में शुरू किया। गणतंत्र दिवस की जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसके पहले जो कोर्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चल रहा था, जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बाद में इसका नाम हट गया और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी। तो जिस जिस जिन जिन चीजों में सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो सारी क्या होती है, टर्सरी सेक्टर होता है। जैसे कि बैंकिंग सर्विस होती है, बैंकिंग में क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल मानसून मिशन। पहला कह रहा है कि इसका जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय मानसून मिशन का जो उद्देश्य है, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ मानसून फॉरकास्टिंग इन इंडिया। दूसरा कह रहा है कि इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तीसरा है, इट इज फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द एग्रीकल्चर सब्सिडीज फॉर फार्मर। तो इसमें क्या है, ये तो किसानों के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मानसून सीजन की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि इंडिया में जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है या मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो इसकी कह सकते हैं फोरकास्टिंग करता है। तो आपका जो है फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों करेक्ट है। तो राष्ट्रीय मानसून मिशन भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसके द्वारा चलाया जाता है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसका जो मेन काम है, जो कह सकते हो कि अत्याधुनिक गणितीय और कंप्यूटर मॉडलों के जरिए मानसून और मौसम मौसम का जो कह सकते हैं कि अनुमान पूरी सटीकता के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिडाइजिंग ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों की अगर ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं तो उसकी जो कह सकते हैं इनिशिएटिव कौन लेगा, वो लेते हैं प्रेसिडेंट। ये है सेशन की ज्वाइंट सिटिंग के लिए स्पीकर बुला सकते हैं, सेशन की शुरुआत में प्रेसिडेंट आता है। तो ये चीजें हैं। तो जब भी किसी साधारण एक ऑर्डिनरी बिल की लोकसभा या राज्यसभा के बीच कह सकते हैं गतिरोध या डिबेट कह सकते हैं कि जब पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति संविधान अनुच्छेद के मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 108 है उसके तहत संयुक्त संसद की जो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। बुलाते कौन है, प्रेसिडेंट है, और उसको अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये कॉल करेंगे उनको, ठीक है।
और ये उसकी अध्यक्षता करेंगे। आर्टिकल का ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से बुला सकते हैं। आर्टिकल है आपका 108। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ मेंस इंटरनेशनल हॉकी मैच। जो मेन इंटरनेशनल हॉकी मैच है उसका जो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो उसके स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 60 मिनट्स है। ये ध्यान रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है कि आधुनिक नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मैच की कुल अवधि 60 मिनट की होती है। इस 60 मिनट के खेल को 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। पहले ये 70 मिनट का होता था, उसके बाद इसको कम कर दिया गया। What is the primary tertiary importance of the book मालगुड़ी डेज बाई आर के नारायण। मालगुड़ी डेज बुक का नाम है, ध्यान रखना है। लिखा किसने है, आर के नारायण ने लिखा है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये है कि इट पोर्ट्रेज एवरीडे लाइफ इन अ फाइनेंशियल साउथ इंडियन टाउन थ्रू शॉर्ट स्टोरी। तो मालगुड़ी डेज प्रसिद्ध भारतीय लेखक आर के नारायण ने लिखी है। इसमें क्या है, शॉर्ट स्टोरीज हैं, एक मतलब शॉर्ट स्टोरीज की पूरा कलेक्शन है। और एक कह सकते हो कि साउथ इंडिया की आसपास के जो वहाँ का सिस्टम है उसके बेसिस पर इसको साइंस फ्रिक्शनल टाइप की एक काल्पनिक स्टोरी लिखी गई है। जैसे कि वहाँ के जो लोग हैं जो डेली अपनी जिंदगी, संस्कृति और उनकी सादगी कह सकते हो कि वो जैसे अपनी जीते जीते हैं, उनको इसमें लिखा गया है। तो ये है आपका ये वाला। नेक्स्ट है, इन एथलेटिक्स हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन स्टैंडर्ड ओलंपिक्स ट्रैक। जो स्टैंडर्ड ओलंपिक ट्रैक होता है उसमें कितने लेन होते हैं, ये चीजें बतानी है। तो उसमें कितनी होती है, 8 होती है, ये ध्यान रखना। ये जो 8 है रनिंग लेन में। इन्फ्लेशन रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल राइज। तो क्या है आपका, ये दोनों ही सही हैं। बाकी जब इन्फ्लेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो कोई सामान होता है उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये दोनों सही है। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसपोंडर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ट्रांसपोंडर का क्या है फंक्शन पूछ रहा है। तो इसमें क्या है आपका, एम्पलीफाइंग एंड रीट्रांसमिट सिग्नल। उसका जो ट्रांसपोंडर है उसका क्या काम है, एम्पलीफाई करना और दोबारा से सिग्नल को ट्रांसमिट करना। ट्रांसपोंडर जो है कह सकते हैं आपकी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, पहला तो ट्रांसमीटर, दूसरा रिस्पॉन्डर। जो अंतरिक्ष में उपग्रह वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर कमजोर सिग्नल प्राप्त कमजोर सिग्नल होते हैं तो उन्हें एम्पलीफाई करना पड़ता है और एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वापस जो होती है
पृथ्वी के स्टेशंस जो होते हैं उनकी तरफ प्रसारित करना होता है। द Kudava festival that mark the beginning of the agriculture season and involve a ritual dedication to essential spirit and weapon वार्षिक बीज। तो इसमें क्या है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कैलमुर्था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैलमुर्था है। ये क्या है, कर्नाटक के कुर्ग या कुडागु क्षेत्र में रहने वाली कुडावा जनजाति का कैलमुर्द एक बेहद अनोखा त्योहार है। कैश का इसमें अर्थ है कि हथियार और मुर्द का अर्थ होता है पूजा। यह त्योहार खेती की तैयारी के समय मनाया जाता है, जहां समुदाय के लोग अपने हथियार और कृषि उपकरणों की सफाई करके अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं ताकि उनकी फसल और परिवार की रक्षा हो सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल प्रोविजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट। तो पहला है कि द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर आर्टिकल तो क्या है कि इज मेंशन अंडर आर्टिकल 226। तो जो पब्लिक अकाउंट जो है वो किस में मेंशन है, आपका आर्टिकल जो है ये वाला 266 में मेंशन है। तो ये क्या है, करेक्ट है। और दूसरा जो है, मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। तो ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल का आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकते, उसकी अप्रूवल चाहिए होता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या है, पहला वाला। नेक्स्ट है, इन जैन फिलॉसफी व्हाट डज द टर्म अहिंसा सिग्निफाई। तो अहिंसा का मतलब होता है कि नॉन वायलेंस टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी जीवित जीव हैं उनके प्रति हिंसा का व्यवहार न करना, ये जैन फिलॉसफी में लिखा गया है। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्स टू इनहांस द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल अमंग द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस। तो वो क्या है, वो है आपका निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक क्या है, गवर्नमेंट द्वारा एक मेन कह सकते हो कि इनिशिएटिव है। इसका जो मेन टारगेट है यह सुनिश्चित करना कि देश के प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 की समाप्ति तक, या आप कह सकते हो आमतौर पर 9 वर्ष की आयु तक अनिवार्य रूप से बुनियादी पढ़ने लिखने और अंक गणित को समझने की क्षमता हासिल कर ले। तो ये है, आप ध्यान रखिएगा इसका। निपुण का पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। What was the main objective of policy of industrial licensing followed during India early 5-year plan? तो इसमें क्या है, पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें क्या था कि टू रेगुलेट एंड कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन। ठीक है,
आजादी के बाद शुरुआती जो साल साल चले थे, उसमें भारत ने मिश्रित और जो इकोनॉमी है उसको अपनाई थी, जहां पर संसाधनों पर सामाजिक नियंत्रण जरूरी था। इसमें औद्योगिक लाइसेंस, जैसे लाइसेंस राज भी कहा जाता था, का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र कह सकते हो आप, प्राइवेट सेक्टर में अंधाधुंध विस्तार को विनियमित करना था, ताकि वे केवल मुनाफे वाले क्षेत्र में काम न करें, बल्कि देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो और बड़े उद्योगों का कह सकते हो कि आ, का एक तरह से मोनोपोली ना हो पाए यहाँ पर। द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म भागुरम्बा इज प्राइमरी परफॉर्म बाय बीच कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, पारंपरिक नृत्य रूप से बागुरुम्बा का पूर्वोत्तर के कौन से समुदाय जो इसको सेलिब्रेट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बागुरम्बा असम और पूर्वोत्तर भारत में जो बोडो समुदाय है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका क्या है, एक लोक नृत्य है। यह पारंपरिक रूप से बोडो महिलाओं द्वारा रंग बिरंगे कह सकते हो कि ट्रेडिशनल जो है उनका कपड़ा पहनकर एक तरह से बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक डांस है। इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है, बटरफ्लाई डांस। तो कौन सी कम्युनिटी मनाती है इसको, बोडो। नेक्स्ट है, व्हाई डज अ पर्सन फील लाइटर इनसाइड एलिवेटर दैट इज मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन। तो जब आप एलिवेटर में होते हैं तो जब नीचे की तरफ जाती है तो आपको हल्का महसूस होता है, तो इसके पीछे का रीजन पूछ रहा है। तो उसका पीछे का रीजन है कि ऑपरेंट जो वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस वजह से इंसान क्या होता है, अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो उसमें एक फार्मूला होता है लगाने का, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आर बराबर एम मास ऑफ बॉडी ग्रेविटेशनल पर माइनस एक्सेलरेशन। तो आपको पता चल जाएगा कि वेट घटेगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस कर देना उसको। Which of the following statement correctly describe a characteristic feature of विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। तो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, विशेषता पूछ रहा है। तो विजयनगर जो साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा काफी कह सकते हो कि व्यवस्थित था, और जो पूरा साम्राज्य जो है कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें मंडलम या राज्य कहा जाता था। और इन जो प्रांतों के जो शासन प्रमुख जो शासन है, मतलब मेन व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता था, जिनको क्या कहते हैं, नायक्स कहा जाता था। इस व्यवस्था को इतिहास में नायंकर व्यवस्था या नायंका सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये है कि द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज द मंडलम गवर्न बाय नायकास। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। विजयनगर एम्पायर में क्या था, इनके जो पूरा साम्राज्य था कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको आप राज्य कह सकते हैं, मंडलम कह सकते हैं। और इन सभी प्रांतों के अलग अलग जो कह सकते हो कि चलाने वाले लोग थे, जिनको नायकास कहा जाता था। द कंकरेंट लिस्ट इज मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंकरेंट लिस्ट किसमें मेंशन है, आपकी 7th शेड्यूल में है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम भी आता है पूरा। और कंकरेंट लिस्ट में ये वाला जो 7th है, इसमें क्या है, सेंटर और राज्यों के बीच की शक्तियों के बंटवारे की एक लिस्ट भी है। इसमें क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सारी चीजें होती है।
नेक्स्ट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जो युद्ध अभ्यास है भारत और किसके बीच में होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आपका ये जो है यूएसए के बीच में होता है। ये लगभग कह सकते हो कि हर साल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम इन हेल्ड इन 1930। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी है, इसको भी याद कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि आपका पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, दे वर हॉस्टेड इन हैमिल्टन कनाडा। तो कहां पर हुआ था, होस्ट किया गया था कनाडा में। 11 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। टोटल कितनी कंट्री थी, 11 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कॉमनवेल्थ पहली बार 1930 में हुआ। कहां पर हुआ, कनाडा में हुआ, और इसमें पूरी 11 कंट्री पार्टिसिपेट करी। तो इसमें क्या है आपका, जो दोनों है, दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच टाइप ऑफ एविडेंस इज एडमिसिबल इन डिजिटल फॉर्म। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होंगे वो सारे डिजिटल फॉर्म के एविडेंस में कंसीडर करेगी। जो कह सकते हैं आपकी पुलिस रिकॉर्ड में रखे या कोर्ट, जब कोर्ट में आप शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में साक्ष्य के रूप में वैलिड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में आप कह सकते हो ईमेल होता है, स्मार्टफोन के मैसेज होते हैं, कॉल लॉग होता है, सर्वर डेटा, डिजिटल दस्तावेज, इन सभी को क्या है प्राइमरी एविडेंस के रूप में अदालत में पूरी तरह से एक्सेप्टेबल बनाया गया है। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है MSR GK GS, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।